अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सेकेंड ईयर की जो बायोलॉजी की बुक है वो चेंज हो गई है और इस नई बायोलॉजी की जो बुक के लेक्चर्स हैं वो ऑनलाइन इस टाइम बहुत ही रेयर चैनल्स के ऊपर पड़े हैं। तो मैंने छोटी सी काविश ये की है कि चलें ये न्यू सिलेबस है, बच्चों को डिफ़िकल्टी होगी ऑनलाइन पढ़ने में, तो न्यू सिलेबस के जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड करते हैं और इसकी इस सीरीज़ को पूरा स्टार्ट करते हैं और इसमें जो पूरे यूनिट्स हैं इंशाल्लाह वो सारे ऑनलाइन जो है करेंगे कवर। तो आपने इन तमाम लेक्चर्स को सुनना है और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 1 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का, वो हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। बेसिकली ये होम्योस्टेसिस से हमारा यूनिट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो होम्योस्टेसिस का ओल्ड बुक में ये कंप्लीट चैप्टर था फर्स्ट, न्यू बुक के अंदर भी यही सेम चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें होम्योस्टेसिस की, तो एक ऐसा वाइटल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेंटेन करते हैं स्टेबल कंडीशंस को। बाहर की कंडीशंस के चेंज के आने के बावजूद, बाहर जो मर्जी हो जाए, बाहर तूफान आंधी आ जाए, जो मर्जी हो जाए, उन तमाम कंडीशन के चेंज होने के बावजूद जो है बॉडी के अंदर जो कंडीशन है वो कांस्टेंट रहती है। हमारी बॉडी एक छोटे बच्चे की तरह जिद करती है कि अगर एक छोटे बच्चे को लाजमी जो जिद है उसमें पूरी करनी होती है, चाहे कंडीशन फेवरेबल हो चाहे ना हो, बट उसने अपनी वो शर्तें मनवानी होती हैं। हमारी बॉडी को भी सेम यही रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी के अंदर भी कंडीशन को कांस्टेंट मेंटेन करना ही करना है। तो जब कांस्टेंट मेंटेन ना किया तो डेथ के चांसेस हैं, डेथ हो जाएगी, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सर्वाइव करने के लिए जो है कांस्टेंट कंडीशंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म में सबसे पहले हम एलिमेंट्स पे बात करेंगे कि होम्योस्टेसिस के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अगर हम एलिमेंट्स को स्टडी करें तो हमारे पास सबसे पहले 3 मेजर एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स को हम ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। ट्रांसड्यूसर्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। तो रिसेप्टर्स दरअसल वो कोई सेल्स या टिश्यूज होते हैं या वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो है किसी चेंज को सेंस करते हैं, किसी गड़बड़ को ये पहचान लेते हैं कि क्या मसला पैदा हो गया है, क्या खराबी हो गई है, उसको ये पहचान लेते हैं फ़ौरन। जैसे घर में एक बूढ़ी खतून होगी हैं, कोई भी अगर मसला हो, घर में कोई गड़बड़ हो, तो उनको आइडिया हो जाता है कि घर में क्या चल रहा है। तो ये सेम रिसेप्टर भी वही काम कर रहे होते हैं। हमारी स्किन में रिसेप्टर पड़े हैं जो टच को सेंस करते हैं, टेम्परेचर को सेंस करते हैं, और इसका हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर रिसेप्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं। हमारी आइज़ के अंदर रिसेप्टर हैं जो कि लाइट को सेंस करें, कानों में रिसेप्टर हैं जो कि साउंड को सेंस करें। तो रिसेप्टर्स जो है वो डिफरेंट जगहों पर पड़े हैं जो कि सेंसेशन में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स हैं। रिसेप्टर जब भी मालूमात को सेंस करते हैं, एक छोटे सा फ्लोर चार्ट ड्रॉ के यहाँ पे, ये हमारी बॉडी में ट्रेडिशन है इंटरनल, जब भी इनमें कोई इम्बैलेंस आएगा, जब भी कोई इम्बैलेंस आएगा, इम्बैलेंस के आते ही फौरन रिसेप्टर्स का पहचान लेंगे, रिसेप्टर्स जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद वो मैसेज देंगे कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर में 2 चीज़ें हैं, ब्रेन होगा या फिर स्पाइनल कॉर्ड होगा। तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज जाएगा और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे और वो मैसेज देंगे इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स फाइनली बॉडी के अंदर जो तब्दीलियां पैदा करेंगे जिसकी वजह से वो रिसेप्टर ने सेंसेशन पैदा की थी। जो चेंज रिसेप्टर ने सेंस किया था उस चेंज को नॉर्मलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इफेक्टर्स जो अपना काम कर रहे होंगे। तो इफेक्टर्स हमारे पास 2 चीज़ें हैं मेजर, एक ग्लैंड होते हैं और एक मसल होते हैं। अगर तो केमिकल कोऑर्डिनेशन चल रही है बॉडी में, अगर तो केमिकल के चेंज आएंगे, फर्ज कर लें हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बदल गया, ग्लूकोज का लेवल नीचे हो गया, ऊपर हो गया, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में पैंक्रियाज जो है हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए। इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है। ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज कम हो गया तो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होगा। तो हमारी बॉडी में पैंक्रियाज ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करके इसको रेगुलेट कर रहा होता है। अगर तो सपोज कर लें नर्वस कोऑर्डिनेशन है, फर्ज कर लें कोई चीज़ टच हुई है आपको, तो टच होते ही वो मैसेज आता है ब्रेन के पास और आप फौरन आप सेंस करते हैं और आप मैसेज देते हैं हमारे इस पूरी आर्म के मसल्स को। मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन से अब हाथ को मूव करवा पाते हैं और उस टच के अगेंस्ट एक्शन हम आप ले पाते हैं। तो इन केस ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है मसल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो ये बस एलिमेंट्स बेसिक से आपने देख लेने, तो ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एलिमेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। आगे हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फीडबैक मैकेनिज्म, जो हमने समझना है।
बच्चों जितने भी प्रोसेसेस लिविंग स्पीशीज की बॉडी में चल रहे होते हैं वो हमेशा फीडबैक से ही रेगुलेट हो रहे होते हैं। फीडबैक क्या होगा? ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है एक्चुअल में। अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज ज्यादा मिकदार में बढ़ जाती है, एक्सेस हो जाती है, एक्सेस तो कुछ भी हो नुकसानदा होता है, एक्सेस हमेशा डेंजर होता है, वो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी दुनिया में हो सकता है। तो कुछ भी अगर मिकदार में नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए तो वही जो एक्सेस चीज बढ़ी थी बॉडी के अंदर, वो एक्सेस चीज ही बॉडी के अंदर चाहे वो हमारी जो उस सिस्टम है वो रिएक्शन चल रहे थे जिसकी वजह से वो एक्सेस चीज बढ़ी थी, उन्हीं को आगे वो काम करेगी। तो जरा सा इसको डिफाइन करते हैं कि एक किसी भी प्रोडक्ट की जो आउटपुट होती है वो आउटपुट ही किसी सिस्टम के कंट्रोल को कर रही होती है, किसी भी सिस्टम को वो कंट्रोल कर रही होती है, किसी भी सिस्टम के अंदर रिएक्शंस को वो बैलेंस कर रही होती है। तो दरअसल ये फीडबैक मैकेनिज्म में किसी सिस्टम की आउटपुट ही जो मिकदार में बढ़ गई थी, जिसकी मिकदार ज़्यादा हाई हो गई थी, तो वो आउटपुट ही दरअसल उस रिएक्शन को, उस सिस्टम को डिग्रीज की तरफ लेके जा रही होती है या मेंटेन कर रही होती है। इसको नाम देंगे फीडबैक मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रह चले बॉडी में तो चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी और एक्सेस हमेशा हार्मफुल होती हैं, या कम हो जाएंगी और कम हमेशा हार्मफुल होती हैं। फीडबैक मैकेनिज्म की दो टाइप्स हमारे पास हैं, एक है नेगेटिव फीडबैक और एक है पॉजिटिव फीडबैक। जो मोस्टली फीडबैक हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं वो मोस्ट कॉमन जो फीडबैक है वो नेगेटिव फीडबैक। हमारी बॉडी नेगेटिव फीडबैक के थ्रू पूरी बॉडी के सिस्टम्स को रेगुलेट कर रही होती है। नेगेटिव फीडबैक क्या है बताओ? अगर नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो इस फीडबैक में एक आउटपुट ही, एक सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा होता है। यानी किसी रिएक्शन का जो आउटपुट होगा वो उस रिएक्शन के सिस्टम को या एक्टिविटी को या उस प्रोसेस को डिक्रीज करेगा, आउटपुट ही। तो इसको नाम देंगे नेगेटिव फीडबैक। जैसे बॉडी टेम्परेचर है, ग्लूकोज लेवल है, मैंने एग्जांपल दिया आपको अभी, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक में हमने एक चीज को एक स्पेसिफिक लेवल तक कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमेशा हम कम करेंगे, कांस्टेंट मेंटेन करना है हमने। कांस्टेंट मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल हम समझते हैं बॉडी टेम्परेचर की। फर्स्ट चलने बच्चों, हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया, गर्मी का मौसम है, गर्मी के बढ़ने से टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। अब बॉडी में जो एंजाइम है उनको 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए काम करने के लिए, उन्हें 37 लेना है, कभी वो सर्वाइव करेंगे, वो काम करेंगे। अगर तो 37 से बढ़ गया, 39, 40 प्लस हो गया, तो उस केस में जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएगी। उनके डीनेचरेशन से फाइनली एंजाइम इनएक्टिव होंगे और डेथ हो जाएगी। तो अगर टेम्परेचर फर्स्ट करने बढ़ता है तो उस केस में थर्मोरिसेप्टर पड़े हैं, वो पहचानते हैं और मैसेज देते हैं थर्मो रेगुलेटर्स लाइक हाइपोथैलेमस इसको। तो सपोज कर लें हीट बढ़ी हमारी बॉडी में, हीट की वजह से बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ, राइज होने से थर्मोरिसेप्टर ने सेंस किया, थर्मोरिसेप्टर ने मैसेज दिया थर्मो रेगुलेटर्स को, यानी ब्रेन को, ब्रेन ने मैसेज दिया आगे स्वेट ग्लैंड्स को कि भाई अगर टेम्परेचर ज़्यादा फर्ज डाले हाई हो गया, गर्मी का मौसम है, बॉडी में हीट ज़्यादा एक्सेस आ गई थी, तो स्वेट ग्लैंड को मैसेज मिलेगा कि आप जो है बॉडी के अंदर की सारी हीट को स्वेट की फॉर्म में बाहर निकाल दो। स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग से टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर बॉडी का कम होगा तो उस केस में थर्मोरिसेप्टर्स को मैसेज मिलेगा कि हाँ भाई अब सुकून हो गया, अब बॉडी की हीट सारी बाहर निकल गई है। तो उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये लिसिम इसकी सेकंड टाइप है, ये लेस कॉमन टाइप है फीडबैक की। इसमें क्या होता है कि आउटपुट ही सिस्टम की एक्टिविटी को इनहेंस कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। तो ये बहुत कुछ रेयर एग्जांपल्स हैं इसमें जो लिस्ट से रहेंगे। ब्लड क्लॉट मैकेनिज्म एक पॉजिटिव फीडबैक है। चाइल्ड बर्थ है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ, तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक है। या मिल्क सकलिंग है, बच्चे का दूध का पीना, ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक है। जब बच्चा माँ के मेमोरी ग्लैंड्स के निपल्स को सक करता है तो सक करते ही मैसेज जाता है माँ के मेमोरी ग्लैंड्स के निपल से, जब नर्व्स पड़ी होंगी, नर्व एंडिंग्स होंगी, वो मैसेज देंगी मदर के ब्रेन को, और ब्रेन से मैसेज आएगा फाइनली मदर के मेमोरी ग्लैंड्स के जो मिल्क वाली डक्ट्स हैं उनके पास। डक्ट्स डायलेट होंगे, डायलेशन से फाइनली जो मिल्क है वो इजेक्ट होगा। जितना ज्यादा बच्चा सक करेगा उतना ही ज्यादा मिल्क बाहर आएगा, उतना ही ज्यादा ये प्रोसेस रिपीट होगा बार बार। तो ये पॉजिटिव फीडबैक का। इसी तरह एग्जाम्पल यहाँ से हुई हमारी टेक्स्ट बुक का सिलेबस का पार्ट है वो चाइल्ड बर्थ की। बच्चों स्कोर कर लें, फिटस है वो जब उसकी एक स्पेसिफिक एज लिमिट पूरी हो जाएगी, जो यूजली 280 डेज का ड्यूरेशन होता है, 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो 280 दिन का ड्यूरेशन है, जब वो पूरा हो जाएगा यूट्रस के अंदर, तो उस टाइम उसकी जो बॉडी की पूरी एक लेंथ है जो अचीव होनी थी वो अचीव हो जाएगी, विथ लेंथ अचीव हो जाएगी, फुली वो ग्रो कर चुका होगा। तो अब उसने वहाँ से बाहर आना है और माहौल में आके बाहर ग्रो करना है, फर्दर सर्वाइव करना है। तो उस केस में उसमें स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग से यूट्रस वॉल को, उसकी जो टांगे हैं, उसका पूरी बॉडी है वो टच होगी, यूट्रस वॉल सेंस करेगी कि कुछ तो टच हो रहा है।
तो यूट्रस वॉल मैसेज देगी फाइनली ब्रेन को कि भाई बच्चा जो है वो टच कर रहा है मुझे तंग कर रहा है, तो आप काइंडली कुछ करो, इसको भगाओ यहाँ से। तो उस केस में जो है मैसेज आएगा ब्रेन से यूट्रस वॉल के पास इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की फॉर्म में मैसेज ब्रेन भेजेगा यूट्रस वॉल के पास कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो और कॉन्ट्रैक्शन करके इस बच्चे को निकालो यहाँ से बाहर, ये तो यूट्रस वॉल को डैमेज कर रहा है, निकालो इसको यहाँ से दबा करो। तो उस केस में यूट्रस वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगी और कॉन्ट्रैक्शन से फाइनली हाइपोथैलेमस के पास मैसेज आएगा बार बार। जब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी तो हाइपोथैलेमस और मैसेज देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई आप ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करो। ऑक्सीटोसिन फर्दर जाएगा फाइनली यूट्रस वॉल के पास और फाइनली कॉन्ट्रैक्शन आगे चलती रहेगी और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने से आगे जो यूट्रस है पूरी वो फैलेगी, डायलेट होगी, डायलेशन से जो डिलीवरी के लिए पाथवे बनेगा और फाइनली जो डिलीवरी है वो पॉसिबल होगी और रास्ता बनेगा उसकी डिलीवरी के लिए। ये थे पॉजिटिव फीडबैक के मैकेनिज्म्स। ये एक छोटी सी काविश थी, अगर कोई आपको ये बातें पसंद आई हों तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑस्मोरेगुलेशन बेटा कहते हैं कि इट इज अ मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स। ऑस्मो कहते हैं वाटर, रेगुलेशन कहते हैं रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब ये होता है कि जब पानी बॉडी में, सॉल्ट बॉडी में एक्स्ट्रा आ गए तो उनको कम करना, मिनिमाइज करना, बॉडी से एलिमिनेट करना। अगर वो बॉडी में कम हो गए तो जो थोड़ी मिकदार में सॉल्ट्स और वाटर पड़े हैं बॉडी में उनको मेंटेन करना ताकि वो लॉस ना हो जाए और बॉडी सर्वाइव तो एटलीस्ट कर सके। तो इसी तरह ये जो ऑस्मोरेगुलेशन है ये फिनोमेना इसलिए हमारी बॉडी में होता है ताकि हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट जो है बहुत ज्यादा डाइल्यूट ना हो जाए, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट ना हो जाए, इतना हो एटलीस्ट कि बॉडी के सेल्स के लिए वो जरूरी हो, बॉडी के सेल्स के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो इसेंशियल एनवायरनमेंट हो जहां पे वो अपना काम नॉर्मली कर सकें। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑस्मोरेगुलेशन की? इंपॉर्टेंस ये है बच्चों, ऑस्मोरेगुलेशन करके हम बॉडी के अंदर जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, ऑर्गन्स के फंक्शंस को मेंटेन कर सकते हैं और जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन हमने करना होता है। तो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए, ऑर्गन्स के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल पानी की और सॉल्ट्स की स्पेसिफिक क्वांटिटीज लाजमी चाहिए होती हैं। ये मिलेंगी तो ऑस्मोरेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो मेंटेन रहेगा। अगर ये नहीं होंगी तो ऑस्मोरेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो मेंटेन नहीं रहेगा और हमारी बॉडी के ऑर्गन सही काम नहीं कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या होता है बेटा? ऑस्मोसिस कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अक्रॉस अ मेम्ब्रेन फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। सपोज कर ले मेरे पास ये दो मीडियम पड़े, ये एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है और मिड में बीच में एक सेमी पोरस मेम्ब्रेन लगी है। इस मीडियम में ये जो आप ब्लू में देख रहे हैं ये पानी है, यहाँ पानी देखें बहुत हाई है इस मीडियम में और यहाँ देखें ये पानी जो है वो थोड़ा लो है इस मीडियम में। इसी तरह इस मीडियम में जो हमारे पास सोल्यूट्स हैं, जो सोल्यूट्स हैं यानी सॉल्ट्स वगैरह वो थोड़ा लो है, यहाँ पे सोल्यूट्स क्या हैं, सॉल्ट्स वगैरह वो काफी हाई हैं इस मीडियम में। तो जिस मीडियम में सोल्यूट हाई होता है, जिस मीडियम में सोल्यूट बहुत हाई होता है उस मीडियम को हम कहते हैं हाइपरटोनिक मीडियम, और जिस मीडियम में सोल्यूट कम होता है, पानी ज्यादा होता है, उस मीडियम को हम नाम देंगे हाइपोटोनिक मीडियम। ठीक है, जैसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सारा पानी पानी है, सॉल्ट सोल्यूट्स बहुत थोड़े, उस मीडियम को हम नाम देंगे बेसिकली हाइपरटोनिक मीडियम। और जहां पे पानी बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत थोड़े हैं, उस मीडियम को हम नाम देंगे हाइपोटोनिक मीडियम। तो हम दरअसल डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट को। अगर यहाँ सॉल्ट बहुत हाई है बेटा तो उन सॉल्ट्स की एक स्पेसिफिक अट्रैक्शन होगी। हर सॉल्ट को अपने इर्द गिर्द स्पेसिफिक वाटर की क्वांटिटी चाहिए होती है ताकि वो उस वाटर के साथ बाइंडिंग कर सके और सॉल्यूशन बना सके। जब एक मीडियम में सॉल्यूट्स ज्यादा होंगे तो पानी की डेफिशिएंसी की वजह से वो डेफिनेटली सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे, वो एक्स्ट्रा पड़े होंगे, तो उनको पानी चाहिए होगा, उस मीडियम में पानी जाएगा। तो ऐसा मीडियम जिसमें सॉल्यूट बहुत हाई है तो उस हाई सॉल्यूट की वजह से आसपास के मीडियम्स के ऊपर जो है एक स्पेसिफिक प्रेशर अट्रैक्शन बिल्ड होगी पानी की तरफ, ताकि वो पानी अट्रैक्ट हो, पानी उस तरफ जाए जहां सॉल्यूट बहुत हाई है। तो ये जो एबिलिटी है किसी मीडियम की कि उसमें सॉल्यूट की वजह से पानी उस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम नाम देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हर मीडियम का ऑस्मोटिक प्रेशर डिसाइड करता है कि पानी जो है कितना आएगा और कहां से आएगा। तो अगर पानी हाइपोटोनिक मीडियम से हाइपर की तरफ जा रहा है तो सिंपली इसको हम नाम देंगे ऑस्मोसिस। या आप सिंपल ये कह सकते हैं अगर पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ये हमारे पास ऑस्मोसिस होगा। इसकी आगे दो टाइप्स हैं, हम टाइप समझते हैं। एक टाइप हमारे पास है ऑस्मोरेगुलेटर्स
और एक टाइप है ऑस्मो कन्फर्मर। ये बेसिकली स्पीशीज के दो टाइप्स हैं ऑस्मोरेगुलेशन के एतबार से। कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो प्रिमिटिव होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं, उनको अपनी बॉडी के अंदर की कंडीशंस को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो स्पीशीज बहुत सिंपल है, बहुत छोटी है, वो अपनी बॉडी में एनर्जी बहुत कम बनाती है। एनर्जी कम जनरेट करने की वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर जो है पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन ही नहीं करती। रीजन बच्चों ये होती है कि अगर वो मेंटेन करना स्टार्ट कर दें तो एनर्जी तो लग जाएगी, सारी एनर्जी सारी खर्च हो जाएगी, तो उनके लिए मसला बनेगा। इसलिए वो मेंटेन नहीं करती, इसलिए वो अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ चेंज करती रहती हैं। तो ऐसी स्पीशीज जो मेंटेन नहीं करती, चेंज करती है एनवायरनमेंट को, अपनी बॉडी की कंडीशंस को, उनको नाम देंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी मैच्ड विद द एनवायरनमेंट कैन नॉट मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। ठीक है, अपनी बॉडी में वाटर सॉल्यूट्स को मेंटेन नहीं करती हैं और हमेशा आइसोटोनिक होती हैं, यानी जिस तरह बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट होता है वैसे एनवायरनमेंट बाहर का होता है, ये हमेशा आइसोटोनिक होंगी, तो इसलिए इनको जरूरत नहीं है मेंटेन करने की। आगे इनकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये मरीन वाटर स्पीशीज हो सकती हैं लाइक के हैग फिशेस, शार्क्स और रेज वगैरह इसमें आ सकती हैं। बाकी जो हायर स्पीशीज हैं लाइक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारी स्पीशीज हमारे पास जो है वो इसमें ऑस्मोरेगुलेटर्स में आती हैं। ये रेगुलेट करती हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है, रेगुलेट करती हैं अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को। इनको अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट के अंदर जो है एक कांस्टेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं इन स्पीशीज को, तो ये कांस्टेंट कंडीशंस को मेंटेन करती हैं, रेगुलेट करती हैं पानी को और सॉल्यूट्स को, और हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सॉल्ट को और वाटर को मेंटेन कर रही होती हैं, जब उसको रेगुलेट कर रही होती हैं। तो ये आइसोटोनिक नहीं होती एनवायरनमेंट के लिहाज से, इनकी बॉडी का एनवायरनमेंट जो है बाहर का कुछ और होगा, अंदर का कुछ और होगा। एनवायरनमेंट वेरी करने से जो है ये रेगुलेट करती हैं। इनकी बॉडी का बाहर का एनवायरनमेंट जो है हाइपरटोनिक हो सकता है इन केस ऑफ मैरीन स्पीशीज। इनकी बॉडी का बाहर का एनवायरनमेंट जो है हाइपोटोनिक हो सकता है इन केस ऑफ फ्रेश वाटर मीडियम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। इनकी एग्जांपल सिंपली आप नोट कर लें, हायर स्पीशीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, कुछ फिशेस वगैरह जो बोनी फिशेस हैं वो भी इसमें आ सकती हैं। आगे हमने कुछ मेथड्स की बात करनी है ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर। इन मेथड्स में तीन हमारे पास एनवायरनमेंट्स हैं, एक है फ्रेश वाटर, एक है मैरीन और एक हमारे पास है टर्स्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो हम बात करते हैं पहले फ्रेश वाटर मीडियम की। फ्रेश वाटर मीडियम कौन सा होगा? फ्रेश वाटर मीडियम ऐसा मीडियम है जिसमें सोल्यूट जो है बहुत कम है, सॉल्वेंट पानी बहुत हाई है, हाइपोटोनिक मीडियम है। यानी हम बात कर रहे हैं रिवर्स की, कैनाल्स की, स्ट्रीम्स की, लेक्स की, पॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। इसमें ओशन या सी वगैरह नहीं आएंगे, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह, ये सारे कैनाल्स, रिवर्स वगैरह ये सारे आ जाएंगे। तो ये जो सारे मीडियम्स हैं ये फ्रेश वाटर मीडियम है। इन मीडियम में हमने दो हेडिंग डिस्कस करनी है, एक प्रॉब्लम डिस्कस करना है और दूसरा उसके सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं। इस मीडियम में स्पीशीज को प्रॉब्लम क्या फेस करने पड़ते हैं और उन प्रॉब्लम्स के इनके पास सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बात करते हैं फ्रेश वाटर की तरफ। अब बच्चों हमने कहा कि फ्रेश वाटर मीडियम में पानी बहुत हाई है और अंदर जो इनकी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है उसमें पानी बहुत कम है एज कम्पेयर टू बाहर के मीडियम। अगर बाहर के मीडियम में पानी बहुत हाई है तो ये मीडियम कौन सा होगा? ये मीडियम हाइपोटोनिक होगा, इट वुड बी हाइपोटोनिक मीडियम। और इन स्पीशीज की बॉडी के अंदर का जो माहौल है ये क्या होगा? ये हाइपरटोनिक होगा एज कम्पेयर टू बाहर के एनवायरनमेंट। क्योंकि बाहर के माहौल में पानी बहुत हाई है, सॉल्यूट्स बहुत लो है, सॉल्यूट्स बहुत कम है, बहुत रेयर है सॉल्यूट्स, इसलिए अंदर का माहौल क्या होगा? हाइपरटोनिक होगा। और ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा आपने? पानी हमेशा मूव करता है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ। तो पानी जो है बाहर से आएगा इनकी बॉडी के अंदर, जब इनकी बॉडी के अंदर पानी आएगा तो इनके लिए एक्सेस वाटर मेन मसला है। और बाहर जो पानी हाई था तो हाई पानी की वजह से जो इनके गिल्स हैं और स्किन है, गिल्स और स्किन के थ्रू जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स जो है वो बॉडी से लॉस कर जाएंगे, सॉल्ट्स बॉडी से लॉस कर जाएंगे, सॉल्ट्स रिमूव हो जाएंगे, सॉल्यूट्स बॉडी में कम हो जाएंगे। तो इनके पास ये दो सबसे बड़े मसले हैं कि वाटर जो है वो इनकी बॉडी में एंटर होता है और इसके अलावा गिल्स के थ्रू जो सॉल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड वगैरह डिफ्यूज आउट होते हैं। ये दो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अडॉप्टेशन सॉल्यूशंस क्या होंगे इनके पास? सॉल्यूशंस की बात करते हैं। एक तो ये एक्सेस वाटर को बाहर से बॉडी के अंदर एंट्री से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, एक मसला इसका ये है, एक अडॉप्टेशन मतलब ये है। दूसरी ये है कि ये एक्सेस वाटर को डाइल्यूट यूरिन बना के जो है रिलीज करते हैं। किडनीज आपको पता है रेगुलेट करते हैं पानी की कंसंट्रेशन को, यूरिन की कंसंट्रेशन को। जब पानी ज्यादा पीते हैं यूरिन आपको ज्यादा आता है, जब पानी कम पीते हैं तो यूरिन कम आता है। सुना होगा आपने, एक मिनिस्टर ने कहा था असेंबली के अंदर ही कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आएगा ज्यादा पानी आएगा। तो उस मिनिस्टर ने ये बात की थी। तो ये वही प्रिंसिपल है, जब पानी ज्यादा आएगा तो किडनी एक्सेस डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे और जब पानी कम आएगा तो किडनी जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये जो डाइल्यूट यूरिन है ये बना के पानी को निकालेंगे
ठीक है। और दूसरा, इनकी बॉडी में सॉल्ट्स बाहर निकल गए थे, उन सॉल्ट्स को ये किस तरह ओवरकम करते हैं, ये सॉल्ट्स को एक्टिवली अपनी बॉडी के बाहर से अंदर दोबारा रिजेक्ट करते हैं बाय गिल्स, बाय स्किन। तो गिल्स और स्किन के थ्रू जो है ये अपनी बॉडी में एक्टिवली पानी को रिएक्ट कर रहे होते हैं, और ये पानी को बहुत रेयरली ड्रिंक करते हैं। इनको ड्रिंक करने की वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेस वाटर जो है बाहर से अंदर खुद ब खुद दिया जा रहा है, इनको जरूरत ही ऐसे नहीं है पानी पीने की। दूसरा है मैरीन वाटर हमारे पास। मैरीन वाटर की बात करते हैं। मैरीन वाटर जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें सॉल्ट सोल्यूट्स जो है बहुत हाई होते हैं, सॉल्वेंट जो है बहुत कम होगा, सोल्यूट्स यहाँ बहुत हाई होंगे। तो इन स्पीशीज का मसला क्या होगा, बाहर का एनवायरनमेंट किस तरह का है, बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, और एज कंपेयर टू बाहर के एनवायरनमेंट के इनकी बॉडी का अपना एनवायरनमेंट क्या होगा, इनकी बॉडी का अपना एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होगा। तो आपने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था कि पानी मूव करता है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ, इसलिए पानी हमेशा यहाँ से लीव करेगा, पानी यहाँ से एग्जिट करेगा। तो पानी का निकलना इनके लिए मसला है, इनकी बॉडी से पानी निकलता रहता है, और क्योंकि ये फूड खाएंगी, बाहर सॉल्ट बहुत खाए हैं, तो बाहर से पानी इनकी स्किन में एंटर भी होता रहेगा, इनकी स्किन में आता भी रहेगा। तो सॉल्ट का इनकी बॉडी में आना एक मसला है, और इनकी बॉडी से पानी का लॉस करना एक मसला है। दो बड़े प्रॉब्लम्स हो गए, पानी का इनकी बॉडी से निकलना और सॉल्ट्स का इनकी बॉडी में आना। इनकी बॉडी से पानी का लॉस होना, सॉल्ट्स का आना इनके लिए मसला है। तो इस मसले का, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है इनके पास। तो सबसे पहले पानी के लॉस की बात करते हैं। पानी के लॉस को किस तरह ये पूरा करते हैं, लगातार पानी को पीती रहती है, ये पानी को पीते रहते हैं लगातार, ताकि पानी की शॉर्टेज ना हो। और इनकी जो किडनीज हैं पानी को कंजर्व करते हैं, और ये कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं ताकि पानी कंजर्व रहे, ठीक है। और इसके अलावा जो ये स्पीशीज है यूरिन कम से कम बनाएंगे ताकि पानी का लॉस ना हो। और सॉल्ट्स को ये रिमूव करती हैं बॉडी से बाय गिल्स। गिल्स जो है एक्टिवली इनकी बॉडी के ब्लड से सॉल्ट्स को बाहर रिमूव करेंगे। और किडनी से जो है गिल्स जो है बाय किडनी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सॉल्ट्स को बाहर रिमूव करेंगे। और जो रेक्टल ग्लैंड्स हैं, रेक्टल ग्लैंड्स भी ये स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं इनके रेक्टम वाले पॉइंट्स के ऊपर। इस जो इनका यूरिनरी, जो इनका जीआई ट्रैक है, एलिमेंट्री कैनाल है, गट है, उसमें एनस से पहले जहां पे रेक्टम होता है उस पॉइंट पे स्पेशलाइज्ड ग्लैंड पड़े होते हैं। ये ग्लैंड्स बॉडी फ्लूइड से क्या करेंगे, बॉडी फ्लूइड से सोल्यूट्स को अपटेक करेंगे, सॉल्ट्स को अपटेक करेंगे, सोल्यूट्स को अंदर अपटेक करके गट में भेजेंगे, और गट से फाइनली ये सॉल्ट्स बाहर रिमूव होंगे। जिस तरह ये अपनी बॉडी में इन तीन तरीकों से जो है सॉल्ट्स को लॉस करते हैं। इसके अलावा एक तीसरा मीडियम है जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टियल मीडियम। ट्रस्टियल मीडियम को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं ये कुछ रेस कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लिया होगा ऑप्शन के आपने। जब भी लेक्चर हो तो आपने लाजमी जो है कॉपी पेन रजिस्टर साथ रखना है और इन चीजों को नोट करना है आपने। तो हम ट्रस्टियल मीडियम में बात करते हैं कि ट्रस्टियल मीडियम में ये स्पीशीज जो है सर्वाइव कैसे करती हैं। अगर हम ट्रस्टियल मीडियम को समझें, ये मीडियम होगा कौन सा और इसमें स्पीशीज जो है वो कौन कौन सी रहेंगी, इनको प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ेगी। आपको पता है ट्रस्टियल मीडियम है, ये बेसिकली ड्राई मीडियम है सारा। ये जो हमारा खुश्की वाला मीडियम है, हम जहाँ पे रह रहे हैं, ये सारा मीडियम जो है ये ड्राई मीडियम, इसको ड्राई मीडियम नोट करेंगे। ये जो मीडियम है बात खुश्की वाला सारे के सारा, ये ट्रस्टियल है, खुश्की वाला। इसमें मेन मसला क्या आता है, इसमें बच्चों मेन मसला जो आता है वो ये आता है कि ड्राई होने की वजह से जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स बॉडी से जो सॉल्वेंट है, स्पेशली सॉल्वेंट जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, यानी पानी का लॉस होता है। जैसे अभी गर्मी है, पसीना आ रहा है मुझे, तो पानी का जो है वो लॉस होगा बॉडी से, पानी लॉस होगा, इवेपोरेट होगा, ठीक है। पानी जो होगा वो बॉडी की सरफेस से, स्किन से उसकी इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेटिव लॉस आप कह सकते हैं पानी का, वो होगा। फिर उस पानी के लॉस को बचने के लिए नेचर ने इंटरस्टियल स्पीशीज के अंदर जो है क्या क्या एडेप्टेशंस रखी हैं। वो एडेप्टेशंस बेसिकली इनके पास तीन तरह की होती हैं जो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। There are three basic types of adaptations. एक हमारे पास यहाँ पे होती है स्ट्रक्चरल, इसको आप एनाटॉमिकल भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस हैं, एनाटॉमिकल भी आप इसको कह सकते हैं। बुक ने वैसे एनाटॉमिकल का वर्ड यूज किया होगा। दूसरी हमारे पास है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, इनको आप वैसे फंक्शनल एडेप्टेशन भी कह सकते हैं। और तीसरी हमारे पास यहाँ पे है बच्चों बिहेवियरल एडेप्टेशंस। बिहेवियर के थ्रू जो है हम पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन कैसे करेंगे। तो इन तीनों को हम अंडरस्टैंड करते हैं, तीनों ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई ना कोई नेचर ने हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए होंगे, कोई ना कोई नेचर ने हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे जिनकी वजह से हम पानी को कंजर्व कर रहे होंगे। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें,
तो जो हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह हैं, इंसेक्ट्स की बॉडी में नेचर ने क्या किया है, इंसेक्ट्स की बॉडी में नेचर ने स्किन में वैक्सी क्यूटिकल रखी है, वैक्सी क्यूटिकल। अब वो जो वैक्सी क्यूटिकल है इंसेक्ट्स की स्किन के अंदर, उसमें वैक्स पड़ा है, और वैक्स में नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की वजह से वहां से पानी का लॉस होना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए पानी वहां से लॉस नहीं हो सकता नॉन पोलर वैक्स की वजह से। ठीक है, वैक्सी क्यूटिकल है उनकी स्किन के अंदर। और हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में बात करें हम, अगर बर्ड्स की, ह्यूमन की बॉडी की बात करें, यहाँ पे स्किन पड़ी है, हमारी बॉडी में मल्टी लेयर्ड स्किन है, मल्टी लेयर्ड स्किन। ठीक है, आप कह सकते हैं इस स्किन के अंदर जो है हमारी बॉडी में नेचर ने डेड केराटिनाइज्ड सेल्स रखे हैं, डेड केराटिनाइज्ड सेल्स रखे हैं नेचर ने। ठीक है, यानी हमारी बॉडी में डेड सेल है, उन सेल्स के आसपास केराटिन केमिकल पड़ा होगा। वो जो केराटिन केमिकल है वो क्या कर रहा है, पानी के लॉस को बचा रहा है, पानी के नुकसान को बचा रहा है, पानी की इवेपोरेशन को कम से कम जो है वो करवा रहा है। तो दूसरा हमारे पास है फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ये कौन सी होंगी, इसमें हमारे पास किडनी आते हैं। किडनी का हम पहले बात कर चुके हैं, पानी एक्स्ट्रा होगा तो किडनी जो है पानी को बॉडी से एलिमिनेट कर देंगे, पानी कम होगा तो किडनी जो है बॉडी, जो किडनी है उस पानी को बॉडी में कंजर्व करेंगे। ये रेगुलेशन है पानी की जो किडनी कर रहे होंगे। तो किडनी का एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है लिवर की इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे, लिवर का एक रोल है जो हम डिस्कस करेंगे। लिवर जो है टॉक्सिक कंपाउंड्स को लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, ताकि उनको निकालना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, हमारी बॉडी में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सुनिएगा, हमारी बॉडी में एक टॉक्सिक कंपाउंड अमोनिया है, जो कि अमाइनो एसिड से बनता है। अमोनिया के 1 ग्राम को बॉडी से रिमूव करने के लिए हमें एटलीस्ट 500 ml पानी चाहिए होता है। तो इसलिए लिवर क्या करता है, लिवर इस टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिया के 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए हमें 50 ml पानी जो है वो चाहिए होता है। इसलिए लिवर हमारी बॉडी में टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट करके लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर रहा है, एक फंक्शन चल रहा है बॉडी के सेल्स के अंदर। तो ये एक फिजियोलॉजी है, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी चल रही है। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे बिहेवियरल प्रॉपर्टी। बिहेवियरल प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? बिहेवियरल प्रॉपर्टी कहते हैं कि हम बिहेवियर से जो है पानी की जो लॉस है, पानी का इवेपोरेटिव लॉस है, उसको बचाएंगे। पर चलिए गर्मी का मौसम है, आप बाहर जा रहे थे, बहुत गर्मी लग रही थी, आपको हीट बॉडी में आ रही थी, उस हीट की वजह से मैक्सिमम इवेपोरेशन होगी। आप क्या करते हैं, उस गर्मी से बच के आप घर में बैठ जाते हैं, छांव पे आप चले जाते हैं, धूप से बच जाते हैं। ये जो आप चल के छांव में आए हैं धूप से बचने के लिए, ये एक बिहेवियर है आपको। इस तरह मैं बात करूं डेजर्ट्स की, सहराओं में दिन के टाइम में स्पीशीज नहीं होती बाहर। दिन के टाइम में जो है, जो रेप्टाइल्स वगैरह हैं, स्नेक्स वगैरह, दूसरे रेप्टाइल्स, वो बाहर नहीं फिर रहे होते, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी होती है, रेत गर्म होती है। वो इसलिए बाहर नहीं आते ताकि पानी का लॉस ना हो, पानी के लॉस से वो बचते हैं। लेकिन वही स्नेक्स वगैरह, वही स्पीशीज रात को बाहर निकल आती हैं, क्योंकि रात को ठंडी होती है, एनवायरनमेंट ठीक होता है, तो इसलिए वो रात को बाहर आती हैं और वहां पे खेलती कूदती हैं, वहां पे सर्वाइव करती हैं। तो वो जो अपना एक टाइम ड्यूरेशन है बाहर का आने का, वो चेंज कर रहे हैं, दिन को नहीं आ रहे, रात को वो आ रहे हैं। ये बिहेवियर है उनका, ये बिहेवियरल प्रॉपर्टी है हमारे पास एक। तो बिहेवियरल न्यूट्रिशन में आपने यही डेजर्ट स्पीशीज की बात करनी है, डेजर्ट एनिमल्स की बात करनी है आपने में। ठीक है, इसी तरह कुछ स्पीशीज हैं, लाइक मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैंगरू की मैं बात करता हूँ, मैं एग्जांपल यहाँ पे कोड कर देता हूँ। मैं कैंगरू की बात करता हूँ यहाँ पे। जो हमारे पास कैंगरू होता है, कैंगरू रैट, मैं कैंगरू रैट की बात कर रहा हूँ, ये पानी नहीं पीता। डोंट ड्रिंक वाटर या सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, तो आप ये कह सकते हैं पानी ही नहीं पीता। रीजन ये होती है बच्चों कि ये ऐसे सीड्स के ऊपर फीड करता है कैंगरू रैट। अच्छा, पहले तो ये फर्क कर लें, कैंगरू क्या होता है, कैंगरू रैट क्या होता है। कैंगरू तो एक बड़ा एनिमल है, सुना होगा आपने, उसकी बॉडी के फ्रंट पे एक पाउच होता है, वो एक मैमल है। ठीक, वैसे तो ये भी एक मैमल है, लेकिन वो एक बड़ा एनिमल है, उसके फ्रंट पे एक पाउच होता है और वो अपने बच्चों को उस पाउच में लेके फिर रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये एक छोटा एनिमल, माइस की तरह का एनिमल है, जिसमें माइस होता है, चूहा होता है, उसके जितना ये एनिमल है कैंगरू रैट। ये ऐसे सीड्स के ऊपर फीड करता है, ऐसे सीड्स को खाता है जिन सीड्स में क्या होगा, जिन सीड्स में ऐसे फैट्स होंगे,
ऐसे कार्ब्स होंगे, जब वो फैट्स वो कार्ब्स हाइड्रोलाइज होंगे, ब्रेक होंगे बॉडी में, मेटाबोलाइज होंगे, तो हाइड्रोलाइज होने पे जो वाटर है वो रिलीज होगा। तो ये कैंगरू रैट जो है उस वाटर के ऊपर फीड करेगा, तो डायरेक्टली पानी नहीं पी रहा ये, बट जो ऐसे सीड्स डाला है जिन सीड्स में फैट्स ज्यादा हैं, कार्ब ज्यादा हैं, मेटाबोलाइज होने पे हाइड्रोलाइज होने पे पानी आ रहा है, उस पानी के ऊपर ये जो है फीड कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो है एनहाइड्रोबायोसिस। व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस बच्चों? ये एक इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन है। एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को, पानी की शॉर्टेज को फेस करना, सर्वाइव करना एनहाइड्रोबायोसिस है। एक स्पीशीज है टार्डिग्रेड, ये पानी पीती ही नहीं है, ये पानी बगैर पिए जो है सर्वाइव करती है, बगैर पिए रहती है। तो ये जो बगैर पिए ये सर्वाइव कर रही है, डिहाइड्रेशन को फेस कर रही है, इसको हम नाम देंगे एनहाइड्रोबायोसिस। तो टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस, सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट भी करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? शुरू में जो क्वेश्चन है ऑस्मो कन्फर्मर्स, ऑस्मोरेगुलेटर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी करना है। ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन करनी है आपने, और इन तीनों मीडियम में, फ्रेश वाटर में, मैरीन में, स्पीशीज को प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं और ये किस तरह उसको फेस कर रही हैं। दो प्रॉब्लम दो सॉल्यूशन है, ये अपने याद करने। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो याद सकते हैं। जो अहम तरीन क्वेश्चन टर्स्टियल मीडियम से बनेगा वो ये बनेगा बच्चों कि कैंगरू रैट जो होता है वो किस तरह पानी नहीं पीता। व्हाई कैंगरू रैट सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, ये क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट। व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस, ये शॉर्ट बन सकता है। अगर आप ये शॉर्ट कर लेते हैं तो गारंटी है इससे बात कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो ये मीडियम जो है ये मीडियम लॉन्ग में आ सकते हैं। तो आपने इन तीनों मीडियम्स को एज अ लॉन्ग करना है। टर्स्टियल मीडियम अलग से भी लॉन्ग में आ सकता है। अब एग्जामिनर की मर्जी है वो किस तरह क्वेश्चन देते हैं। अगर तीनों मीडियम आ गए तो फिर आपने शॉर्टली एक्सप्लेन करना है। इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस लाजमी करनी है आपने। तो जो हमारी बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन का फिनोमेना चल रहा है, ऑस्मोरेगुलेशन में हम बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर रहे होते हैं, और वेस्ट में स्पेशली अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह हैं, और ये वेस्ट मोस्टली सॉल्यूट्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर होता है, और ये सॉल्यूट जो होता है वो हमारी बॉडी से फाइनली वेस्ट की फॉर्म में एलिमिनेट होता है। तो इस वेस्ट को एलिमिनेट करना जरूरी होता है, बट इस वेस्ट की जो एलिमिनेशन है वो पानी की मिकदार के साथ रिलेट कर रही है। आपकी बॉडी में पानी कितना पड़ा है उसकी क्वांटिटी डिसाइड करेगी कि वेस्ट किस फॉर्म में, कब, कैसे, कहां जाएगा। तो एक्सक्रीशन की नेचर और पानी की अवेलेबिलिटी की बेस पर स्पीशीज के हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। एक स्पीशीज वो होती हैं जो अमोनिया रिलीज करती हैं एज अ वेस्ट, दूसरी स्पीशीज वो होती हैं जो यूरिया प्रोड्यूस करती हैं एज अ वेस्ट, तीसरी स्पीशीज यूरिक एसिड को बना रही होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अमोनिया की। बेटा अमोनिया जो है वो कैसे बनता है? अगर हम अमोनिया की फॉर्मेशन की बात करें तो आप जानते हैं हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होंगे, कैटाबोलाइज होंगे, तो आपको पता है कि अमाइनो एसिड के अंदर क्या होता है, इसके फार्मूले के अंदर दो चीजें होती हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लस अमाइनो ग्रुप। हमारा लिवर इन अमाइनो एसिड्स की डीअमाइनेशन करता है, यानी यहां से जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव होगा, ये अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा। इस अमाइनो ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन और ऐड होगा, और एक हाइड्रोजन के एडिशन से ये बन जाएगा अमोनिया। अमोनिया काफी टॉक्सिक कंपाउंड है, और इस टॉक्सिक कंपाउंड को रिमूव करने के लिए काफी ज्यादा मिकदार में पानी चाहिए होगा, ताकि उस पानी में ये डिसॉल्व हो जाए, डिसॉल्व होके ये फाइनली बॉडी से एलिमिनेट हो। तो इसकी जो फॉर्मेशन है अमोनिया की वो सिंपली ऐसे है कि ये हमारे लिवर सेल्स के अंदर जो है, लिवर सेल्स में जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें अमाइनो ग्रुप की रिमूवल से, डीअमाइनेशन से टॉक्सिक अमोनिया जो है वो बन रहा होता है। तो जो दरअसल एक्सक्रीशन है वेस्ट की वो रिलेट करती है, मैं एक पॉइंट यहां पे नोट कर रहा हूं, टॉक्सिक वेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ वाटर। जितना कंपाउंड टॉक्सिक ज्यादा होगा उतना ही पानी की जो अमाउंट है उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो हम जो है यहाँ पे वाटर क्वांटिटी की बात करते हैं। अगर हम वाटर क्वांटिटी को डिस्कस करें तो हमें 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए, 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए हमें जो पानी चाहिए होता है यहाँ पे, उस पानी की क्वांटिटी है बच्चों 500 ml। क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक है, जो चीज टॉक्सिक ज्यादा होगी उसको रिमूव करने के लिए उतना ही ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होगा, ताकि उसमें डिसॉल्व होकर वो बॉडी से एलिमिनेट हो।
और याद रखिएगा बच्चों, ये टॉपिक इस साल भी एंट्रेंस एग्जाम में शामिल है और इन फ्यूचर अगले साल भी जब सिलेबस से एमडी कैट का चेंज होगा उसमें ये टॉपिक लाजमी शामिल हो सकता है। तो ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको न सिर्फ एफएससी में हेल्प करेंगे बल्कि आगे एमडी कैट में भी आपको सपोर्ट करेंगे। 500 ml वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए। फिशेस हैं, प्रोटोजोन्स हैं, सिलिंड्रेट्स, स्पॉन्जेस वगैरह हैं जो कि वेस्ट को इस तरह से रिमूव कर रही हैं। अमोनोटैलिक स्पीशीज कौन सी होंगी अगर हम डिफाइन करें, द स्पीशीज दैट एक्सक्रीट, ऐसी स्पीशीज जो कि एक्सक्रीट करती हैं, स्पीशीज दैट एक्सक्रीट अमोनिया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ऐसी स्पीशीज जो कि अमोनिया को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है एक्सक्रीट करती हैं, तो उनको हम नाम देंगे अमोनोटैलिक स्पीशीज। तो आपने ये 3 से 4 पॉइंट्स इस टॉपिक के कवर करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं यूरिया की तरफ। कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं वो क्या करती हैं, स्पीशीज दैट एक्सक्रीट, ये एक्सक्रीट करती हैं यूरिया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये यूरिया को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है रिमूव कर रही होती हैं। इन स्पीशीज को हम नाम देंगे यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म या यूरियोटैलिक स्पीशीज। यूरिया की जो स्पीशीज कौन सी ऐसी स्पीशीज होंगी जो कि यूरिया को एज अ वेस्ट रिमूव करेंगी। बात हमारा ये पॉइंट है जो मैंने डिसाइड कर रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर डिसाइड, टॉक्सिक वेस्ट डिसाइड करता है कि वाटर कितना चाहिए होगा, या वाटर की क्वांटिटी डिसाइड करेगी कि टॉक्सिक कंपाउंड कौन सा रिमूव हो सकता है। अगर हम ट्रस्टियल स्पीशीज की बात करें, जैसे हम सपोज कर लें तो हम जो है पानी के अंदर नहीं रहते, हम ड्राई लैंड पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो हमें जो है पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो हमें जो है इतना पानी अवेलेबल नहीं है कि हम अमोनिया को एज अ वेस्ट रिमूव कर सकें। तो जो ट्रस्टियल स्पीशीज हैं, ट्रस्टियल स्पीशीज की मेनली अब यहाँ बात करेंगे। तो जो ट्रस्टियल स्पीशीज हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये सारे की सारी जो यूरिया है वो रिमूव करती हैं। ये अपनी बॉडी में टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट करती हैं यूरिया के अंदर। यूरिया लेस टॉक्सिक है और जब ये टॉक्सिक लेस है तो इसको पानी भी कम चाहिए होगा इसको रिमूव करने के लिए। अगर हम पानी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें 50 ml वाटर जो है वो रिक्वायर होता है 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने के लिए। तो ये एग्जाम में एमसीक्यू भी आ सकता है। अगर हम बात करें ह्यूमन के रेफरेंस से कि ह्यूमन की बॉडी में जो वेस्ट है वो कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, ह्यूमन जो है एज अ वेस्ट क्या क्या चीजें रिलीज कर रहा है। ह्यूमन की बॉडी में बच्चों याद रखिएगा 2 चीजें जो है एज अ वेस्ट जा रही होती हैं। एक तो हमारी बॉडी में यूरिया है मेन वेस्ट जो बनता है, जो अमोनिया कन्वर्जन से बनेगा। दूसरा यूरिक एसिड है, दूसरा हम यूरिक एसिड भी बना रहे होते हैं। हम जो है बहुत सारे ऐसे फूड खा लेते हैं जिस फूड में सेलुलर कंटेंट होता है, सेलुलर वेस्ट होता है। अगर मैं बात करूं मीट आप खाते हैं, आप रेड मीट खाते हैं, दूसरा मीट आप खाते हैं, ठीक है, उस मीट में क्या है, सेल्स हैं, सेलुलर वेस्ट है। आप वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, उनमें भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। और आपको पता है सेल्स में क्या होता है, सेल्स में डीएनए होता है और डीएनए के अंदर क्या होती है, प्यूरिन्स होती हैं बच्चों। और प्यूरिन्स जो होती हैं इनकी ब्रेकडाउन से, इनके मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट बनता है उस वेस्ट का नाम है यूरिक एसिड। तो हम यूरिक एसिड को भी रिलीज कर रहे हैं। यूरिक एसिड मोस्टली ब्लड में डिसॉल्व होकर हमारी बॉडी में, वैसे यूरिक एसिड जो है डिसॉल्व नहीं होता, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जो है जाता है। इसको बहुत कम पानी चाहिए होता है बॉडी से रिमूव करने के लिए। अगर इसकी जो है प्रेसिपिटेशन हमारे जॉइंट्स में बन जाए तो यूरिक एसिड जो है जॉइंट्स में अकामुलेट हो सकता है और अकामुलेट होकर एक डिसीज जिसको आप बोलते हैं गाउट, ये गाउट का कॉज कर सकते हैं। तो इट कैन कॉज गाउट। इसके अलावा यूरिया भी हम रिलीज कर रहे हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ना अमोनिया को हम यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी से निकाल रहे हैं। तीसरा हमारे पास है यूरिक एसिड एज अ वेस्ट, इसी की हम बात कर रहे थे। ये जो वेस्ट बनता है ये प्योरली हम बात करें तो प्यूरिन से बनता है। प्यूरिन्स के मेटाबॉलिज्म से जो है ये बन रहा होता है और प्यूरिन्स हम मेनली लेते हैं वेजिटेबल से और मीट से। ये स्पीशीज कौन सी होंगी, ऐसी स्पीशीज जो एक्सक्रीट करती हैं, दैट एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ऐसी स्पीशीज जो यूरिक एसिड को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट करती हैं, उन स्पीशीज को हम नाम देंगे यूरिकोटैलिक स्पीशीज। तो ये हमारे पास जो है मेन डेफिनेशन होगी। एग्जांपल्स की बात करते हैं, ये ऐसी स्पीशीज होंगी जो काफी सवेयर वाटर शॉर्टेज में रहती होंगी। आप ये नोट कर सकते हैं यूरिकोटैलिक स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो जिनको सवेयर वाटर शॉर्टेज होती है।
शरीर पानी की कमी होती है, तो इन स्पीशीज की बॉडी में ये वेस्ट जो है बन रहा होता है। एग्जाम्पल है बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स। ठीक है, ये तीन स्पीशीज मेजरली इसमें जो है वो आती हैं। अगर हम वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो पानी बहुत ही थोड़ा चाहिए होता है इसको एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि ये सबसे लेस टॉक्सिक कंपाउंड ये है। टॉक्सिक हायरार्की आप नोट कर लें कि अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, फिर उससे लेस टॉक्सिक यूरिया है, फिर उससे लेस टॉक्सिक यूरिक एसिड है। तो ये हायरार्की आपको आनी चाहिए। अमोनिया को रिमूव करने के लिए हमें 500 ml पानी चाहिए था, और यूरिया को निकालने के लिए हमें 50 ml पानी जो है वो चाहिए, और यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए हमें जस्ट 1 ml पानी चाहिए। ये मैं ओवरऑल बात करूं 1 ग्राम के लिए। अगर हम ये सारी चीजें 1-1 ग्राम बॉडी से रिमूव करना चाह रहे हैं तो हमें इनके लिए ये वाटर की जो क्वांटिटीज है वो चाहिए। इसलिए जिन स्पीशीज को सेवियर वाटर शॉर्टेज होती है वो हमेशा अपनी बॉडी से वेस्ट को जो है, अगर वो प्यूरिन्स को अपटेक कर रही है तो वो हमेशा अपनी बॉडी से वेस्ट को यूरिक एसिड के फॉर्म में जो है रिलीज कर रही होती है। तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। वैसे तो ये क्वेश्चन ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एमडीकैट में भी शामिल है, और इसमें से जो मेनली शॉर्ट एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम समझते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, तीनों की डेफिनेशन आपने करनी है। अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक स्पीशीज, तीनों को डिफाइन करने आपने और एग्जांपल करनी है। ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, ये जो इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल से एमसीक्यू बन सकते हैं, ये जो पानी की क्वांटिटी की वैल्यू है इससे एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिनसे एग्जाम में एमसीक्यू आता होता है। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इंशाल्लाह आपको भी। डिस्कस करें थर्मो रेगुलेशन का एक मैकेनिज्म कि थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम अगर हम डिफाइन करें थर्मो रेगुलेशन को, तो एक ऐसा होम्योस्टेटिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को एक स्पेसिफिक टॉलरेबल रेंज में डिस्पाइट एक्सटर्नल टेम्परेचर। बाहर के माहौल में जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी तब्दीलियां आ जाए, टेम्परेचर चाहे 50 सेंटीग्रेड हो जाए, चाहे वो -5 हो जाए, तो बॉडी ने विद इन द स्पेसिफिक रेंज बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो इस टेम्परेचर मेंटेन करने के प्रोसेस को हम नाम देते हैं थर्मो रेगुलेशन। और इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, थर्मो रेगुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, हम इसको इतना मेंटेन क्यों कर रहे हैं, इसके लिए हमारी बॉडी में नेचर ने अडेप्टेशंस क्या रखी हैं। हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस में दो बातें हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हमारी बॉडी सेल्स की बनी है और सेल्स में बहुत सारे एंजाइम बड़े हैं, को काम कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, रिएक्शन चल रहे हैं। एंजाइम सही तरीके से काम करेंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, एंजाइम काम नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए एंजाइम्स को कंडीशन सुटेबल मिलना जरूरी है। और हमारी बॉडी में आपको पता है सेल्स में सेल मेम्ब्रेन्स पड़ी होती हैं। सेल्स मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म सही होगा तो सेल्स सही सर्वाइव कर पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस सही नहीं होगा तो सेल्स कैसे काम कर पाएंगे, वो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। उनको उनकी जरूरत की चीजें नहीं मिलेंगी तो वो किस तरह सर्वाइव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एंजाइम्स की, अगर टेम्परेचर फर्ज कर लें गिर जाए, एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है एंजाइम्स को रिक्वायर्ड होता है काम करने के लिए, जिसपे वो मैक्सिमम रेट पे काम करते हैं, वो ह्यूमन की बॉडी में है 37 सेंटीग्रेड। अगर 37 सेंटीग्रेड से ये कम हो जाए टेम्परेचर तो क्या होगा, एंजाइम्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जो एंजाइम में कोलिजन का प्रोसेस है, एंजाइम के मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं पानी के अंदर, वो कोलिजन कम हो जाएगी। कोलिजन कम होने से जो एंजाइम का एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना है, रिएक्ट करना है सबस्ट्रेट के साथ, वो रिएक्शन स्लो हो जाएंगे। तो जो मेटाबॉलिज्म ओवरऑल है वो यहाँ पे स्लो हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी लो होने की वजह से कोलिजन कम हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। अगर टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड से राइज हो जाए तो क्या होगा, एंजाइम जो होंगे ज्यादा हीट के आने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनके जो एटम्स हैं वाइब्रेट करेंगे। एटम्स में वाइब्रेशन से क्या होगा, उनका जो स्ट्रक्चर है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर एंजाइम्स का, टर्शियरी स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एंजाइम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, एंजाइम्स की डीनेचरेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के रेफरेंस से। अगर फर्स्ट सेल टेम्परेचर बढ़ गया, कम हो गया, तो सेल मेम्ब्रेन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन में अगर टेम्परेचर फर्स्ट कर ले हाई हो गया तो हाई टेम्परेचर पे जो सेल मेम्ब्रेन में एक रेगुलेशन चल रही होती है चीजों की कि किस किस चीज ने कब कब कितने अमाउंट में अंदर जाना है सेल के अंदर, वो रेगुलेशन नहीं हो पाएगी। रेगुलेशन न होने से क्या होगा, जो सेल की सिलेक्टिव परमेबिलिटी खत्म हो जाएगी और इररेलेवेंट कंटेंट भी सेल्स में जाएगा। इररेलेवेंट कंटेंट की जाने से सेल्स में जो मेटाबॉलिज्म है, रिएक्शंस है, वो क्या हो जाएंगे, वो फाइनली स्लो हो जाएंगे। इसी तरह अगर टेम्परेचर लो सपोज कर लें बच्चों, अगर लो टेम्परेचर हो तो क्या होगा,
लो टेम्परेचर पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपने पढ़ा है फॉस्फोलिपिड्स पड़े होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के अंदर जो है दो टेल्स है, एक हेड है। टेल्स के अंदर जो है एक टेल जो है उसमें टेढ़ी है, आप देख रहे हैं। इस टेल में क्या है, अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन की वजह से इसमें एक जो है वो किंग्स आया हुआ। अनसैचुरेशन की वजह से जो है जो फॉस्फोलिपिड्स है मेम्ब्रेन को फ्लूइड नेचर दे रहे होते हैं। जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो इस प्रॉपर्टी की वजह से होती है, फॉस्फोलिपिड्स की टेल्स में अनसैचुरेशन की वजह से होती है। अगर फ्लूइडिटी इसकी इफेक्ट हो तो क्या होगा, जब टेम्परेचर फर्स्ट करने लो होगा तो ये फ्लूइडिटी क्या होगी, चेंज होगी। एक हार्ट रिजिड स्ट्रक्चर में फ्लूइडिटी चेंज होने से जो चीजों की ट्रांसपोर्टेशन है वो डैमेज होगी और सेल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए थर्मो रेगुलेशन काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे लिए सर्वाइवलशिप करने के लिए। नेक्स्ट आगे क्लासिफिकेशन है दरअसल एनिमल्स की ऑन द बेस ऑफ हीट सोर्स, के वो हीट को कहाँ से ले रहे हैं, और ऑन द बेस ऑफ थर्मो रेगुलेशन के वो अपनी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ हीट सोर्स। हीट सोर्स की वजह से हमारे पास जो है दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक है एक्टोथर्म तो दूसरे हैं एंडोथर्म्स। अगर हम बात करें एक्टोथर्म्स की तो एक्टो कहते हैं आउटसाइड, एक्टो मीन आउटसाइड, बाहर से, ठीक है। तो ये ऐसे एनिमल है जो क्या करते हैं, गेन करते हैं हीट को फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। वो किसी भी बाहर के माहौल से हीट को गेन करते हैं। वो सोर्स क्या हो सकता है बच्चों, वो सोर्स सन हो सकता है, ठीक है। वो सन से जो अमूमन जो है वो हीट आएगी रेडिएशंस की फॉर्म में बॉडी के अंदर। इसी तरह अगर आपको हीट चाहिए तो आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर या हॉट प्लेस के ऊपर जो है एनिमल्स जाके बैठेंगे, कंडक्शन से हीट को लेंगे। तो इस तरह जो है हीट इन्वायरमेंट से वो ले रहे होते हैं। तो ये जो एनिमल होते हैं इनके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या करता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। इनकी बॉडी का टेम्परेचर वो कांस्टेंट नहीं रहता। इन्वायरमेंट के लिहाज से ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं, ये टेम्परेचर को बदलते रहते हैं। और इनमें जो मेटाबॉलिज्म है काफी स्लो होता है और ये हमेशा बाहर के एनवायरनमेंट की हीट पे रिलाई कर रहे होते हैं। अब ऐसा क्यों है, रीजन ये है कि ये काफी इनवर्टिब्रेट्स जो प्रिमिटिव स्पीशीज हैं उनकी बॉडी बहुत सिंपल है। वो एनिमल इतनी अच्छी खुराक भी उनको नहीं मिलती, खुराक भी बहुत यूं कहने के लेस सिंपल सी उनको जो है फूड मिल रही होती है जिससे एनर्जी लेवल बहुत कम होता है। तो इनकी बॉडी में एनर्जी लेवल कम होने की वजह से ये अपनी एनर्जी को खर्च नहीं करते टेम्परेचर मेंटेन करने पर। जो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज हैं लाइक हम बात करते हैं मैमल्स की, बर्ड्स की, ये कॉम्प्लेक्स स्पीशीज हैं, ये अपनी पसंद की फूड को भी एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं। तो इसलिए ये एनवायरनमेंट से अपनी जो जरूरत की फूड है, पसंद की फूड है वो लेते हैं और अच्छी अमाउंट में एनर्जी जनरेट करते हैं और ये अपनी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे होते हैं। इनको रेगुलेशन के लिए वो एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं। तो जो कि ये बहुत सिंपल स्पीशीज है, एम्फीबियंस है, इनवर्टिब्रेट्स है, फिशेज है, रेप्टाइल्स हैं, तो सिंपल स्पीशीज होने की वजह से ये अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं और अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के साथ जो है वो मैच करते रहते हैं। उसके बाद ये अपनी बॉडी में बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन भी कर रहे होते हैं। बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन क्या होगा, अगर आप अपने बिहेवियर से टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, ये बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन होगा। फर्स्ट कर लें आपको गर्मी लगी है तो आप धूप पे नहीं जाएंगे, आप किसी साए में जाएंगे, एसी चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, ये काम करेंगे। अगर आपको सर्दी लगी है तो आप कहीं ना कहीं धूप पे जाएंगे। तो ये जो आपका मूव करना है टुवर्ड द हीट लॉस से हीट गेन, या धूप में हीट गेन करने के लिए और एसी पे हीट से बचने के लिए, ये जो आपकी मूवमेंट है ये बेसिकली बिहेवियर है और आप अपने बिहेवियर के थ्रू जो है हीट को मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर बहुत ज्यादा सर्दी हो तो हम क्या करते हैं, सन में बास करते हैं, धूप लेते हैं, धूप सेकते हैं। बाहर अक्सर जो है वो धूप पे मजे से एंजॉय कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं। और हम जो है किसी वार्म सरफेस पे बैठेंगे, कोई ऐसी जगह जहाँ पे साया ना हो, जहाँ पे धूप पड़ रही हो, वो जगह पहले वार्म हो तो हम वहाँ बैठना पसंद करेंगे। एनिमल्स भी सेम ऐसे करेंगे। अगर बहुत गर्मी है तो हम भी कोशिश करते हैं, एनिमल्स भी कोशिश करते हैं कि वो साया तलाश करते हैं, वो बिलों में छुप जाते हैं, वो हाइबरनेट करते हैं, वो अपने बिल में कहीं जमीन के अंदर जो है ठंडी जगह पे छुप जाएंगे। ये वो अपना वो जो एक स्पेसिफिक गर्म वो टाइम था 3 मंथ का 4 मंथ का, वो जो है गुजारेंगे अपना इसमें इसके अंदर ये वो हाइबरनेट कर जाएंगे। वैसे जो गर्मियों के अंदर जो है सोना है, इस गर्मियों के अंदर जो है सोने को हम एस्टिवेशन कहते हैं। ये करेक्शन कर ले, जो हाइबरनेशन है ये प्योर रिटर्न अप्लाई होगी सर्दियों के मौसम में। देखिए एनिमल्स ना 2-3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए जो सवेर मौसम होता है उसको वो अपने कहीं ना कहीं सो के गुजारते हैं। मतलब ये है कि वो एनिमल कहीं ना कहीं अपने बिलों में छुप जाते हैं और इनएक्टिव होके पड़े रहते हैं, जैसे मुर्दा पड़े हों। तो वो जो उनकी स्लीप है जिसमें है तो वो जिंदा, बट वो इनएक्टिव पड़े होते हैं। ये जो उनकी स्लीप है वो स्लीप अगर गर्मियों में कर रहे हैं तो इसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। तो ये एस्टिवेशन करते हैं गर्मियों के अंदर
और सर्दियों के मौसम में ये हाइबरनेशन भी कर सकते हैं, ये हाइबरनेशन करते हैं। मोस्टली ये प्रिमिटिव स्पीशीज हैं, इनवर्टिब्रेट्स और फिशेज, एम्फीबियंस और प्लांट्स वगैरह, उन पे ये बात प्योरली अप्लाई होगी। उसके बाद है एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स, एंडो कहते हैं इनसाइड, अंदर, और थर्म कहते हैं हीट। नाम से शो हो रहा है कि ये ऐसे एनिमल हैं जो अपनी हीट को बॉडी के अंदर जो है जनरेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्टोथर्म से ये इतनी हीट जनरेट नहीं कर पाते अपनी बॉडी के अंदर कि ये काफी हो इनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इसलिए हीट बाहर से ले रहे थे। जबकि एंडोथर्म्स क्या है, ये अपनी बॉडी के अंदर जो है बायो मेटाबॉलिज्म हीट को जनरेट करते हैं, और वो हीट काफी होती है कि उनकी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकती है। तो सर्दियों के अंदर ये क्या करते हैं, सर्दियों में स्पेशली कोशिश करते हैं हीट लॉस ना हो। हीट लॉस से ये हीट प्रोडक्शन के लिए कुछ अडेप्टेशन लेके आए। सर्दियों में शिवरिंग करते हैं, हम कांपते हैं, हम कांप रहे होते हैं, तो कांपने का प्रोसेस जो है उससे हमारे मसल में शिवरिंग है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन से हीट जनरेट हो रही है। इस तरह एडिपोज टिश्यूज हैं, फैट्स हैं, ये इंसुलेशन कर रहे हैं, इंसुलेट कर रहे हैं हमारी बॉडी को। हम एडिपोज टिश्यूज को, बॉडी में ब्राउन फैट्स होते हैं हमारी बॉडी में, हम उन ब्राउन फैट्स को ब्रेक करके एनर्जी जनरेट करेंगे, हीट जनरेट करेंगे। और इसके अलावा जो हमारी बॉडी में ओवरऑल बाकी फैट्स पड़े हैं अंडर द स्किन, वो इंसुलेशन कर रहे हैं। और बाकी स्पीशीज में हेयर्स हैं, फीदर्स हैं, बर्ड्स वगैरह में, ये भी वहां पे इंसुलेशन कर रहे हैं। तो इंसुलेशन करके हम अपनी बॉडी को हीट लॉस से प्रिवेंट कर रहे हैं। ये भी एक एडेप्टेशन है हमारी बॉडी में। एंडोथर्म स्पीशीज सारी की सारी इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो ये हमारे पास एंडोथर्म स्पीशीज के हवाले से ये बातें थी। आगे हमारे पास है कि ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन डिस्कस करनी है हमने ऑन द बेस। थर्मोरेगुलेशन जो है करने की बेस पे हम किस तरह एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके हमारे पास दो टाइप्स हैं बेसिक। एक हमारे पास है पोक्यूलोथर्म्स और एक हमारे पास है होम्योथर्म्स। अब सिंपल से एक कॉन्सेप्ट समझ लें इसके बारे में। पोक्यूलोथर्म्स जो है वो एनिमल होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के साथ जो है चेंज करते रहते हैं, ये मेंटेन नहीं करते। होम्योथर्म वो हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, वो चेंज नहीं करते। तो बात वही है सिंपल सी कि जो पोक्यूलोथर्म्स हैं वो चेंज इसलिए करते हैं कि वो बहुत सिंपल होते हैं, वो अपनी एनर्जी को खर्च नहीं करते मेंटेन करने में, वो एनर्जी को खर्च नहीं करते। जबकि होम्योथर्म्स तो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, वो अच्छी खासी खुराक भी खा रहे हैं, एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वो एनर्जी को लगा रहे हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने पर। तो डिफाइन करते हैं एनिमल्स दैट आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो वेरी करेगा एनवायरनमेंट के साथ, सराउंडिंग के साथ, एनवायरनमेंट से वो मैच कर रहा होगा। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं। इनकी एग्जांपल है तमाम इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये मोस्टली इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आगे होम्योथर्म्स, ये ऐसे एनिमल हैं जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। अब इनको एक कांस्टेंट कंडीशंस बॉडी में चाहिए होती हैं। मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यूज थर्मोस्टेट। ये अपने दिमाग में हाइपोथैलेमस है, ब्रेन है, उसको यूज करके ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे होते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के ह्यूमन जो है टेम्परेचर रेगुलेट कैसे करते हैं। तो हम थर्मोस्टेट यूज करके अपनी बॉडी में जो है टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे होते हैं। कूलिंग और हीटिंग को हम मेंटेन कर रहे होते हैं। कूलिंग और हीटिंग रिस्पॉन्सेज हम ऑन कर रहे होते हैं। गर्मियों के मौसम में कूलिंग रिस्पॉन्सेज ऑन होंगे और सर्दियों के मौसम में हीटिंग रिस्पॉन्सेज ऑन होंगे, और हमें बॉडी को जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे होते हैं। बर्ड्स और मैमल्स कैटेगरी में फॉल करते हैं। बर्ड्स में मैमल में स्पेशली ह्यूमन के में जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसके ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स इस टेम्परेचर पे मैक्सिमली जो है वर्क कर रहे होते हैं। तो अब हम मेन आते हैं वो ट्रिक की तरफ कि हमारा ट्रिक क्या होगा याद करने का। आपने ऑस्मो कन्फर्मर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स पढ़े थे। तो ऑस्मो कन्फर्मर जिस तरह होते हैं सेम वैसे एक्टोथर्म्स हैं, पोक्यूलोथर्म्स हैं। चले उसको छोड़ दें, आप वहीं पे आप इस तरह याद कर लें। जो एग्जांपल्स पोक्यूलोथर्म्स की हैं, एक्टोथर्म्स की हैं, दोनों की सेम है। पोक्यूलोथर्म्स के अंदर भी इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल आ रहे हैं, और एक्टोथर्म्स के अंदर भी एम्फीबियंस, इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, रेप्टाइल्स वगैरह आ रहे हैं। और जो एग्जांपल होम्योथर्म्स की हैं वही एग्जांपल एंडोथर्म्स की हैं। होम्योथर्म्स और एंडोथर्म्स सेम है, ठीक है। ये दरअसल हीट सोर्स की बेस पे था और वो हीट को मेंटेन करने के बेस पे था क्लासिफिकेशन। तो एग्जांपल इन दोनों की सेम है। तो डेफिनेशन बाकी बुक से एज सर्च कर लीजिएगा, जो मैंने भी नोट कर दिए यही कर ले काफी है, और एग्जांपल ये भी करनी है। अब एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है, शुरू में बस डेफिनेशन है थर्मोरेगुलेशन की और इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत देख लीजिएगा बस। बाकी मेन आपके पॉइंट्स ये वाले हैं। हीट सोर्स की बेस पे दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स, और हीट रेगुलेशन की बेस पे दो टाइप्स हैं, पोक्यूलोथर्म्स और होम्योथर्म्स। ये दोनों एग्जाम के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि थर्मो रेगुलेशन
अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर, इंसान बेसिकली एंडोथर्मिक स्पीशीज़ है, हीट बाय मेटाबॉलिज्म खुद जनरेट कर रहे होते हैं हम, और उसी हीट को यूज़ करके हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं, और अपनी बॉडी में हम बाय नेगेटिव फीडबैक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। एग्जांपल हम समझेंगे यहाँ पे, हमारी बॉडी में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के अंदर, जो कि टेम्परेचर राइज को पहचानते हैं, टेम्परेचर कम हो जाए इंक्रीज़ हो जाए तो उसको ये पहचानते हैं और मैसेज देते हैं हमारे कंट्रोल सेंटर्स को, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस आगे जो है इफेक्टर को मैसेज देगा, स्वेट ग्लैंड्स को या इसके अलावा इस मसल्स को मैसेज देगा, और उसके ज़रिए जो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है वो जनरेट होगा, और उस रिस्पॉन्स के ज़रिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो हम किस तरह टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं इस स्केच के थ्रू हम समझेंगे। तो अगर हम सपोज कर लें हमारी बॉडी में हाइपरथर्मिया हो जाए, हाइपरथर्मिया कहते हैं इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर, ओवर हीटिंग हो जाए, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कैसे लेती है, इस रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारी बॉडी में स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स मैसेज देंगे हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस जो है आगे इफेक्टर्स को मैसेज देगा और फाइनली रेगुलेशन का काम जो है चलेगा। तो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जाएगी हाइपोथैलेमस कंट्रोल सेंटर के पास, कंट्रोल सेंटर जो है आगे एक्शन लेगा, इफेक्टर्स को मैसेज देगा। उन इफेक्टर्स में एक हमारे पास जो इफेक्टर यहाँ पे है वो है ब्लड वेसल्स, और दूसरे यहाँ पे हैं स्वेट ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो हाइपोथैलेमस को मैसेज मिलने पे स्वेटिंग करेंगे, स्वेट बनाएंगे, पसीना बनाएंगे, और जब वो स्वेटिंग होगी बॉडी से पानी एलिमिनेट होगा इन फॉर्म ऑफ स्वेट, तो बॉडी से जो हीट है वो भी रिलीज़ होगी, हीट भी एलिमिनेट होगी। तो बाय इवेपोरेशन हीट को हम लूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारी जो, आपको पता है कि जो स्किन होती है, हमारी पूरी बॉडी है, इसमें दो मेजर रीजन्स हैं, एक हमारे ये लिम्ब्स हैं, दूसरी हमारी ये मेन बॉडी है। तो गर्मियों के मौसम में अक्सर देखा होगा आपने कि हमारी जो खून की नालियाँ होती हैं हमारे बाजुओं में, टांगों में, वो बड़ी मोटी मोटी आपको नज़र आती हैं। ब्लड प्रॉपरली आपको यहाँ शो हो रहा होता है कि भाई खून की नाली मोटी है, बड़ी है, प्रॉपरली आप देख पाते हैं, प्रोमिनेंट होती हैं। सर्दियों के मौसम में ये प्रोमिनेंट नहीं होती, ये स्किन के अंदर डीप छुप जाती हैं, ये आपको प्रॉपर नज़र नहीं आती। तो दरअसल होता जो है कि गर्मियों के मौसम में हमारी बॉडी में हीट एक्स्ट्रा आ रही होती है और हमने हीट को क्या करना होता है, बॉडी से निकालना होता है। तो नेचर क्या करती है, नेचर हमारी बॉडी की जो खून की नालियाँ हमारे लिम्स के अंदर पड़ी हैं, बाजुओं में, टांगों में, नेचर हमारी बॉडी की इन ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है, फैला देती है बहुत सारे हार्मोन्स के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू, जिसमें एक हिस्टामिन है और बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनके थ्रू फैला देगी। फैलाने से क्या होगा, ब्लड का फ्लो मैक्सिमम होगा हमारे इस बाजुओं में, टांगों में। ब्लड का फ्लो बढ़ने से क्या होगा, वैसोडाइलेशन का प्रोसेस होगा और यहाँ से हीट का लॉस होगा। तो हीट का लॉस यहाँ पे हो रहा होगा ताकि हम गर्मियों के मौसम में हीट के लॉस को मेंटेन कर पाएँ। इसी तरह हमारी जो बॉडी में ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से मैसेज जाता है पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी से TSH हार्मोन बनता है, TSH आगे जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड के पास, वहाँ से थायरोक्सिन प्रोड्यूस करवाता है। थायरोक्सिन जो है हमारी पूरी बॉडी में जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म हीट बढ़ती है। लेकिन गर्मी के मौसम में तो हीट हमारी बॉडी में हाई हो गई थी, तो हमने हीट को कम करना है। तो उस केस में हमारी बॉडी में थायरोक्सिन को कम किया जाता है ताकि थायरोक्सिन कम से कम रिलीज़ हो और जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो। तो जब ये सारे काम चलेंगे, सारे काम चलने से जो है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल तक आ जाएगा, और नॉर्मल तक आ जाने तक ऑलमोस्ट दोबारा वो बैलेंस हो जाएगा, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक दोबारा वापस वो आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि दूसरा एक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया, अगर हाइपोथर्मिया हो जाए मतलब टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ हो जाए हमारी बॉडी का नॉर्मल से, सर्दियों के मौसम में ऐसा हो सकता है, दिसंबर में, जनवरी में ऐसा हो सकता है। तो हमारी जो रिसेप्टर्स हैं स्किन में, हाइपोथैलेमस में, ये रिसेप्टर उसको पहचानते हैं कि जो बॉडी में टेम्परेचर है वो कम हो गया, जो टेम्परेचर है, हीट है वो कम हो गई है, तो हमें हीट को राइज करना है। तो वही जो रिसेप्टर्स हैं वो मैसेज देंगे हमारे कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस आगे इफेक्टर्स को मैसेज देगा। फाइनली इफेक्टर्स यहाँ पे कोई 2-3 तरह के होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मसल्स हमारे पास, इफेक्टर जो है स्केलेटल मसल्स हैं जो शिवरिंग करवाएंगे। शिवरिंग से क्या होगा, हमें कब कपाड़ होती है, हम कांपते हैं जब सर्दी होती है, तो कांपने का फ़ायदा क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, कांपने से हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन चल रही होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन से हीट जनरेट होती है और वो हीट हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने में काम आती है। तो शिवरिंग से हीट जनरेट होगी और वो काम आएगी। इस तरह जो हमारी खून की नालियाँ गर्मियों के मौसम में, समर सीज़न में या हाइपरथर्मिया कंडीशन में डायलेट कर गई थी, वही खून की नालियाँ हमारी सर्दियों के मौसम में हाइपोथर्मिया में कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं,
खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, उनका डायमीटर अंदर से कम हो जाता है, वो सिकुड़ जाती हैं। उनके सिकुड़ने से ब्लड का फ्लो उनमें कम से कम आता है। ब्लड फ्लो कम होने से क्या होता है कि जो हीट है उसका लॉस कम से कम होता है। तो इस तरह वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गई, शिवरिंग हो गई, और साथ गूज बम्प्स होंगे। यहाँ पे गूज बम्प्स क्या होते हैं कि हमारी जो स्किन है, इसके जो हेयर है, हेयर फॉलिकल्स, इसके पास जो मसल्स पड़े हैं स्किन वाले, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन से जो हमारी स्किन पे बाल होते हैं, ये बाल ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल ये बाल सारे सीधे हो जाएंगे, और इन बालों के अंदर जो है एयर की जो लेयर है, एयर की जो एक शीट है, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, और यही शीट एज ए इंसुलेटिंग शीट काम करती है। ये हमारे पास यहाँ पे इंसुलेटिंग शीट है, ये इंसुलेशन कर रही है हमारी स्किन को। तो इस इंसुलेशन से क्या होता है, हमारी बॉडी से जो हीट है वो लॉस नहीं होती। दूसरा, हमारी बॉडी में फैट भी होती है, अंडर द स्किन फैट भी पड़े होते हैं। ये फैट भी हमारी बॉडी में एज इंसुलेटिंग शीट काम कर रहे हैं, और ये हीट के लॉस को बचा रहे होते हैं। तो इस तरह जब सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर कम हो गया था, तो उसको बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस ने 3-4 एक्शन लिए। पहला तो शिवरिंग था, दूसरा वैसोकंस्ट्रिक्शन था, जिससे ब्लड का फ्लो कम से कम हुआ, हीट लॉस कम हुआ। तीसरा, हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ कि गूज बम्प्स क्रिएट हुए, ठीक है, ताकि इंसुलेटिंग शीट बन जाए। और चौथा, हमारे जो अंडर द स्किन जो है फैटी लेयर जमा हुई, जो इंसुलेटिंग शीट काम करेगी और हीट के लॉस को बचाएगी। तो इन तमाम एक्शंस के लेने के बाद जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा और दोबारा नॉर्मलाइज होगा, दोबारा वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का टॉपिक कि हमारी बॉडी में किस तरह टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा होता है। अगर हम एग्जाम की बात करें तो ओवरऑल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये स्केच लाजमी ड्रॉ कीजिएगा। ये स्केच 4 नंबर का अलग से वो पूछ सकते हैं आपसे। इसमें जो शॉर्ट बन सकते हैं, शॉर्ट ये बन सकते हैं कि हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया में क्या डिफरेंस है। मैंने कुछ पॉइंट्स ये नोट कर दिए, आप इन पॉइंट्स को लाजमी फोकस कीजिएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोडायलेशन में क्या फ़र्क होता है, ये पॉइंट भी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ओवरऑल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये था हमारा आज के चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक का ये लेक्चर। हमारा चैप्टर 13 एंड हो गया। नेक्स्ट हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल से। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।